हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। तो चलिए बिना देरी के आज के इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ मेरी आवाज़ के रिगार्डिंग कि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। इस वजह से मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है और इसी वजह से मैं थोड़ा छोटा पार्ट बनाऊंगी और आवाज़ में गड़बड़ हो तो उसको इतना माइंड मत करना। हो सकता है 5-6 दिन यही वाला वॉइस आपको झेलना पड़े और थोड़ा और हार्श वॉइस भी आपको झेलना पड़ सकता है गला ख़राब होने की वजह से। आई होप कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएगा तो आपको फिर से मेरी विंग के क्यूट वॉइस सुनने को मिल जाएगी। चलिए फिर आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब हमारे बेचारे वांगशन जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सो गए थे। वांग जी विंग को कर्डल करके सो चुका था। नेक्स्ट डे विंग की आँख खुलती है जब उसे महसूस होता है कि कोई उसे बहुत देर से घूरे जा रहा है। विंग अपनी आंखें खोलकर अपने सर को ऊपर उठाकर देखता है तो वह देखता है एम्परर उसे बहुत प्यार से एकटक देखे जा रहे हैं या कहो उसके चेहरे को निहार रहे हैं। विंग एम्परर को देख करके स्माइल करता है और खुद से इनिशिएटिव लेते हुए एम्परर के लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है, जिससे वांग जी तो पूरी तरीके से हैरान था। वांग जी की आंखें एकदम से सदमे में जैसे खुल गई थी। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम? वांग जी साथ ही साथ अपने लिप्स को अपने दूसरे हाथ से टच करके भी देख रहा था। ये महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि ये सच है या नहीं। वांग जी को वो मिल रहा था जो वो कब से चाहता था, इसलिए वांग जी बहुत खुश था। वांग जी इतना खुश था कि वो विंग को अपने बाहों में बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है और पूरे बेड पे रोलम रोल होने लगता है। एम्परर का इस तरीके का बिहेवियर अगर कोई प्रजावासी या कोई सैनिक या फिर कोई और महल में जान ले तो पक्का वो विश्वास कर ही नहीं पाएगा कि ये एम्परर है। वो क्रूल कोल्ड एम्परर जो किसी की बात नहीं मानता, वो अपने ही एम्प्रेस के एक छोटे से लिप्स पर पैक करने से इतना ज़्यादा खुश है कि अपने एम्प्रेस को अपनी आगोश में लेकर के पूरे बेड पर रोलम रोल हुए जा रहा है। विंग जो कुछ टाइम बाद हंसते हंसते बेचारा ब्लास्ट हो गया, तब उसने कहा "अ, अ, अ, रुक जाइए, रुक जाइए"। वांग जी तब रुकता है और अपने एम्प्रेस को जो उसके नीचे है उसे देखते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करो। अगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो तुम अगर मुझसे कहोगे कि मैं खुद की जान ले लूँ तो मैं ले लूँगा। बस तुम्हें मुझसे प्यार से बोलने की ज़रूरत है। विंग इस बात को सुनकर के थोड़ा सा तो गुस्सा हो जाता है और वो एम्परर के चेस्ट पर हल्के से हिट करते हुए बोलता है, मैं क्यों आपको मारने की कोशिश करूँगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये तो आप अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे हो। वैसे हम लोग तो आज जांगराज जाने वाले थे ना, मेरे माता पिता से मेरे भाई से मिलने के लिए। साथ ही साथ हम दोनों मेरी सिज्जे को भी लेके जाएंगे, है ना? वांग जी विंग की तरफ देखते हुए ही कहता है, हाँ तो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं कुछ सेविकाओं को बुला देता हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देंगे। ऐसा बोलकर वांग जी वहाँ से उठता है और अपने बात के लिए निकल जाता है। साथ ही उसने कुछ सेवकाओं को बोल दिया था विंग को रेडी करने के लिए, जो कि सारी ओमेगास ही थी। एक तो मेरा मैन और कुछ वांग जी ने अपॉइंट की थी विंग के साथ रहने के लिए। अब विंग एम्प्रेस है तो उसके आसपास दासियाँ होनी चाहिए, दास भी होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वो इतनी हाई पोजीशन पर है तो उसके आसपास सैनिक वगैरह और काफ़ी लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए उसकी। पहले विंग के आसपास इसलिए कोई और नहीं था क्योंकि विंग खुद किसी को अपने आसपास मंडराने नहीं देता था, लेकिन अब तो विंग ऐसा हो गया है जहाँ पर वांग जी जो कहे वो विंग कर लेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विंग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वांग जी ने कुछ सेविकाओं को रखा जो कि गिनती में 4 थी। म्याम मैन को हटाकर अगर म्याम मैन को मिला लिया जाए तो 5 लोग विंग के साथ हमेशा रहने वाले थे। उन लोगों को सबको अच्छे तरीके से तीरंदाजी आती है, तलवारबाजी आती है, काफ़ी सारे मंत्र उच्चारण आते हैं, तालिस्मान का इस्तेमाल करना आता है, उन्हें लड़ना भी आता है। इसलिए उन्हें वहाँ पर रखा गया था विंग की प्रोटेक्शन के लिए। विंग को वो लोग आकर के बात दिलाते हैं, अच्छे रोप्स निकाल कर उसे रेडी कर देते हैं। विंग जो रेडी हो चुका था और उसने आज अपने गूसू से जो वो रोप्स लेकर आया था वही वाले रोप्स पहने थे जिनका कलर हल्का सा ग्रे था, जो रोप्स उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे थे। साथ ही उसके बालों में एक रेड कलर का रिबन बांधा गया था और एक सिल्वर कलर का जेड वो भी लगाया गया था। विंग
आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। विंग अपने आप को मिरर में देखता है और अब मिरर में देखते हुए वो मन एकदम घूम जाता है और बहुत खिलखिलाकर हंसता है। विंग खुद को पहचान नहीं पा रहा था। वो मिरर में देखता है और उस अपनी परछाई को हल्के से अपने हाथ से छूते हुए बोलता है अपने मन में, ये कौन है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ? क्या मैं कभी इतना खूबसूरत हो सकता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं था। अगर अगर कोई किसी से प्यार करे तो क्या वो इतना खुश हो सकता है? इतना अच्छा दिख सकता है? मैं कभी भी इस शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये जिसका भी शरीर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं शरीर से निकल गया तो फिर से शायद मुझे वापस अर्थ पे जाना पड़ेगा, उन लोगों के बीच जो मुझसे प्यार नहीं करते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विंग ये सोचते सोचते अचानक ही रोने लगा था। उसकी आंखों में आंसू की एक बहुत मोटी सी परत आ गई थी, जिसे सबने देखा भी। वो लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। विंग उस मिरर से पीछे हटते हुए कहता है, एम्परर कहाँ है? मुझे एम्परर के पास जाना है। विंग को एम्परर के पास पहुंचकर ही बहुत सेफ महसूस होता है। वो एम्परर के पास जाना चाहता है, क्योंकि अगर वो ऐसे यहाँ रहा तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें सोचता रहेगा जो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। विंग के सारे सर्वेंट्स उसको वहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, पर विंग नहीं मानता और वो तैयार होकर बाहर निकल जाता है अपने कमरे से और महल में इधर उधर घूमने लगता है। साथ ही वो अपने रोप्स को पकड़े हुए था, जिससे वो रोप्स में भीग करके गिर ना जाए। अपने दोनों हाथों से रोप्स को पकड़ के वो दौड़ रहा था इधर उधर। वो महल में जैसे कहीं खो गया था। विंग के सर्वेंट्स उसके पीछे ही थे। मैं भी विंग को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो रोक ही नहीं रहा था। विंग जो एक डायरेक्शन में जाता है जहाँ पर उसके पीछे कोई सर्वेंट नहीं आता, क्योंकि एक हिडन चैम्बर कह लो या फिर एक हिडन एरिया है जहाँ पर फोरब्रेटेड एरिया है, जहाँ पर कोई भी सर्वेंट नहीं जा सकता। यहाँ बस एम्परर जा सकते हैं। एम्परर की मर्जी के बिना कोई और नहीं एंटर कर सकता। विंग वहाँ चला गया था। विंग जब अंदर तक जाता है तो देखता है कि ये स्नान घर है और अंदर एक बहुत बड़ा बाट एरिया बना हुआ है, जिसमें कोई इंसान अपने कपड़े निकाल करके नहा रहा है। विंग जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस इंसान की बैक ही विंग को दिखाई दे रही है। वो इंसान एक तरीके से मेडिटेशन कर रहा है पानी के बीचों बीच बैठकर। विंग जब थोड़ा गौर से देखता है उस इंसान को, तो आसपास में जो खिड़कियां बनी हुई हैं ऊपर की तरफ, उनसे आ रही रोशनी के माध्यम से विंग देख पाता है कि उस इंसान की पीठ पर काफ़ी सारे कोड़ों के निशान हैं, जिन्हें देखकर विंग को बहुत हैरानी होती है कि किसी को इतनी गहरी पनिशमेंट मिली है कि इतने गहरे गहरे निशान हैं। और इन्हें देखकर लगता है कि ये निशान काफ़ी पुराने हैं, जो कि अब तक भरे नहीं हैं। विंग जब आगे चलता है एक कदम और, तो आवाज़ होती है और तुरंत वो इंसान पीछे मुड़कर देखता है। जब विंग की आंखें उस इंसान की आंखों से मिलती है तो विंग अपनी जगह पर जम जाता है, क्योंकि ये वही है जिसे विंग ढूंढ रहा है। ये एम्परर लानवांग जी हैं, जो उस बात एरिया के बिल्कुल बीच में बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। जब एम्परर वांग जी विंग की तरफ मुड़ते हैं तो विंग को एक और झटका लगता है। विंग ने एक बार भी वांग जी को ऐसा हस्बैंड देखा नहीं है, क्योंकि वो तो अभी लाइफ में आया है वापस, वो भी हिस्टोरिकल विंग के बॉडी में। एंड हिस्टोरिकल विंग को भी इतना कुछ नहीं पता। विंग तो देखता है कि वांग जी के चेस्ट पर भी एक अलग तरह का निशान है, वो भी बहुत पुराना है। विंग जिसे देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान था और क्यूरियस भी था कि ये सब कुछ क्या है। विंग जब आगे आ रहा था तो उसका पैर फिसल जाता है सीढ़ियों पर। वो वहाँ से नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन वांग जी तुरंत वहाँ से खड़ा होता है। पानी में ही वो एक बार अपने पैर को मारता है और एकदम हवा में उड़ते हुए विंग को कैच कर लेता है। विंग गिरता नहीं है। विंग वांग जी की बाहों में था, पर विंग इतना डर गया था कि वो गिर करके बस मर ही जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ गिरते हुए वो समय याद आया जब वो उस ब्रिज से कूद गया था मॉडर्न टाइम में और रिवर में गिर गया था। वो समय याद आते ही विंग को सफोकेशन सी फील हुई और इसीलिए वो बेहोश हो गया। वांग जी जो पूरी तरीके से नेकेड होकर के नहा रहा था, उसने विंग को पकड़ लिया। दैन उसने अपने रोप्स को पहना और वहाँ से विंग को अपनी बाहों में लेकर के बाहर आया। जब वांग जी महल में आता है तो सर्वेंट्स को डांट लगाता है कि विंग ऐसे कैसे वहाँ पहुँच गया।
उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि विंग एक फॉरबिडन एरिया में गया जहाँ पर कोई जा नहीं सकता, वहाँ गया, बल्कि इसलिए गुस्सा आया क्योंकि विंग गिर जाता, उसे लग जाती तो। और विंग अभी बेहोश हो चुका है। डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं। वैद्य उसे चेक करके बताता है कि विंग डर की वजह से बेहोश हो गया है। वांग जी को समझ नहीं आता कि विंग को डर किस चीज़ का लगा। शायद विंग वहाँ पर गिरने वाला था पानी में, तो उसे लगा होगा कि जिस तरह वो पिछली बार कुएं में कूद गया था, वही वाला सीन याद आ गया हो। वांग जी ने एक तरीके से गैस सही किया था। विंग इसी वजह से सदमे में था और बेहोश हो गया था क्योंकि वो अपनी मौत को अपने सामने देख रहा था। पर हिस्टोरिकल विंग नहीं, मॉडर्न विंग। विंग जब कुछ देर बाद होश में आता है, लगभग दोपहर के समय, तो वांग जी को अपने पास बैठा हुआ पाता है जो उसके चीक्स को सहला रहा था। विंग अपनी आंखें खोलता है और एम्परर को देखता है। वो तुरंत एम्परर को गले लगा लेता है। वांग जी भी विंग को अपने सीने से लगा लेता है और उसे कंसोल करने लगता है। विंग जो बुरी तरीके से रो रहा था, विंग रोते रोते एक ही बात कहता है, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे वापस मत भेजिएगा, मैं फिर से बाहर नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे, मैं मरना नहीं चाहता, मैं खुश हूँ आपके साथ, आप मुझे यहीं रख लीजिए ना, मुझे वापस मत भेजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हैं मेरे साथ, पर मुझे वापस मत भेजिएगा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। वांग जी विंग को बहुत प्यार से कंसोल करता है। वांग जी सोचता है कि अगर विंग इतना डर डर के जिया तो ये वांग जी कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। भले विंग वांग जी से नफरत करे, भले विंग वांग जी को मारने की कोशिश करे, पर फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, वो विंग वांग जी को ज़्यादा अच्छा लगेगा। विंग को वो इस सिचुएशन में रख करके अच्छा फील कर सकता है। विंग को एक एम्प्रेस बना के अपने महल में रख सकता है, उससे अपनी सारी बात मनवा सकता है, उससे बेइंतहा प्यार कर सकता है और अपनी फीलिंग को कन्फेस कर सकता है और विंग को अपने प्यार में गिरा भी सकता है। पर अगर ऐसा सोचा जाए कि ये विंग कमज़ोर रहेगा, हर पल इसकी ज़िंदगी पर मौत का साया मंडराता रहेगा, डर के आगोश में ये खोया रहेगा, तो वांग जी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वांग जी को चाहिए कि विंग पहले जैसा हो जाए, भले वो वांग जी से नफरत ही क्यों ना करने लगे। तो वांग जी डिसाइड करता है कि वो विंग को जियांग क्लैन आज के आज लेकर जाएगा और इसीलिए वांग जी विंग को उठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। विंग जब उस पालके में बैठा था जहाँ पर उस कैरेज में उसकी बहन यानली भी है, वहाँ पर जा करके विंग ने यानली को गले लगाया। वो यानली से भी दूर नहीं जाना चाहता है। ये यानली बहुत अच्छी है, उसकी माँ की तरह उसको बिहेव करती है और उनकी तरह बातें करती है। वो वार्मथ उसे फील होती है यानली से, वो यानली को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यही सोचते हुए विंग उस कैरेज में बैठा था। वांग जी विंग सब लोग निकल जाते हैं जियांग राज्य के लिए। जियांग राज्य पहुंचने में उन्हें समय लगने वाला था, पर सब लोग बहुत हड़बड़ी में चल रहे थे क्योंकि महाराज बहुत गुस्से में थे या कहो कुछ भी। एम्परर को चाहिए था कि वो जल्द से जल्द जियांग राज्य पहुंच जाए, तो जल्द से जल्द जियांग राज्य पहुंचने के लिए सफ़र जारी कर दिया गया। वो लोग युनमक के पास में एक शहर था, वहाँ पहुँच चुके थे, पर वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, तो उन्हें रात में वहीं पर रुकना पड़ा। जियांग यानली जिन जुशुआन के साथ में रुकी थी और वांग जी विंग एक कमरे में, बाकी सैनिक आसपास थे एक इन के अंदर जहाँ पर वो लोग ठहरे हुए थे। इसके अलावा एक सैनिक को लेटर लेकर के भेज दिया गया था पत्र के साथ में जियांग राज्य कि वी वुशियान और जियांग यानली, साथ ही जिन जुशुआन और एम्परर सभी लोग जियांग राज्य पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इनके स्वागत की तैयारी भी तो करनी ही पड़ेगी। जियांग राज्य वैसे तो लान राज्य के अंडर ही आता है, पर जब से विंग की याददाश्त गई है तब से जियांग राज्य के ऊपर काफ़ी सारी छूटें दे रखी थी वांग जी ने, जो कि उन्हें भी समझ नहीं आया था कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो उन्हें इतनी सारी छूट मिलने लगी हैं। खैर अभी वो लोग आराम करते हैं। हम देखते हैं विंग और वांग जी का सीन, जहाँ पर वांग जी विंग को अभी भी अपने आगोश में लेकर के सो रहा है। वो डरा हुआ है। वांग जी को लग रहा था कि अगर विंग सब कुछ याद कर लेगा तो वो नफरत करेगा वांग जी से, और जो वांग जी इतने प्यार से विंग के साथ में बिहेवियर कर पा रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो वांग जी अपने आप से कहता है कि ये उसके लिए आखिरी रात है विंग के साथ इतने प्यार से एक साथ सोने के लिए। इसके बाद तो विंग उसे कभी अपने करीब भी नहीं आने देगा। और ये जानने के बाद कि वांग जी ने जो कुछ विंग के साथ किया, उसके बाद में विंग के पास एक नन्ही सी जान थी
जो कि इस दुनिया में पूरी तरीके से विकसित होने से पहले ही अपनी जान दे बैठी, तो विंग कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। वांग जी सोचते सोचते बस विंग को गले लगाए हुए था। दूसरी तरफ विंग जो वांग जी को हक किए हुए था, लेकिन वो भी सोया नहीं था। वो अपनी चिंता में था, जिसमें वो सोच रहा था और डर रहा था कि कहीं वो वापस अपनी दुनिया में ना पहुंच जाए। अगर वो पहुंचा तो पता नहीं क्या ही होगा उसके साथ में। वो कैसे लोगों को फेस करेगा, कैसे हर चीज़ का सामना करेगा, वो कैसे उन लोगों से बचेगा, कैसे अपने आप को बचाएगा। सच में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बस भगवान से बार बार इस बात के लिए प्रार्थना किया जा रहा था कि उसे वापस ना भेजे, वापस उसके मॉडर्न वर्ल्ड में ना भेजे। वो यहीं पर रहना चाहता है। और यही सोचते सोचते दोनों कब नींद के आगोश में खो गए, उन दोनों को पता ही नहीं चला। अब नेक्स्ट डे वांग जी सबसे पहले उठता है। वो विंग के लिए इतना ज़्यादा वरिड था कि नींद से उठते ही वांग जी ने विंग को ही छोड़ दिया। विंग को वहीं लटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके वो बाहर निकला और पूरी जांच पड़ताल करने लगा, आसपास लोगों को देखने लगा। एक तरफ वांग जी ये चाहता था कि विंग को सब कुछ याद आए, ताकि विंग कम से कम एक फ्री जिंदगी जी पाए। दूसरी तरफ वांग जी ये भी नहीं चाहता था कि विंग को सब कुछ याद आए, क्योंकि इसके बाद वांग जी को विंग ने कभी नहीं मिलेगा। खैर, अभी वांग जी और बाकी सब लोग देख रहे थे इधर उधर, सब कुछ ऐसा देख रहे थे कि कुछ गलत ना हो। एंड फाइनली वो लोग देखते हैं कि जियांग राज्य से कुछ लोग आए हैं, जिसमें उनका सबसे बड़ा लीडिंग पर्सन था, वो था जियांग चेंग, जो घोड़े पर सवार होकर बहुत तरारे में आ रहा था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसा उसके फेस पर ही दिख रहा था। वांग जी जब जियांग चेंग को देखता है तो वो बस वहाँ पर खड़ा रहता है। जियांग चेंग जो वांग जी से उलझता नहीं है, बल्कि वो वांग जी के पास आके खड़ा हो जाता है, पर एम्परर को ग्रीट भी नहीं करता। वांग जी से डायरेक्ट पूछता है जियांग चेंग, मेरा भाई कहाँ है? वांग जी बिना किसी बहस के सीधा सीधा जियांग चेंग को बता देता है कि उसका भाई सो रहा है और किस कमरे में है। जियांग चेंग सीधा उस कमरे में चला जाता है। जब वो उस कमरे में जाकर देखता है कि उसका भाई कितने पीसफुली सो रहा है ब्लैंकेट के अंदर, तो जियांग चेंग को राहत मिलती है और जियांग चेंग अपने भाई के पास जा करके उसके सर को अपने गोद में लेता है और उसे चेक करने लगता है। फिर उसके हाथों को चेक करता है, उसकी बॉडी को चेक करता है, पर जियांग चेंग को तो ऐसा कुछ गलत नहीं मिलता, सिवाय उसके हाथ पर एक सांप के काटने के निशान के, और उसके पैर में एक कांटे का निशान था, जो कि बहुत ज़्यादा धुंधला पड़ चुका था। इसके अलावा जियांग चेंग को और कुछ नहीं दिखा। फिर जियांग चेंग विंग को बस वहीं देखता रहता है। विंग जैसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है, तो वो अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलते खोलते धीरे से बोलता है, एम्परर आप मुझे रोज घूरते रहते हैं, आपका मन नहीं भरता? जियांग चेंग ये सुन करके एकदम जम गया था अपनी जगह पर। वो जमे हुए ही विंग को देखता रहा। विंग आहिस्ता से अपनी आंखें खोलता है और फिर अपना सर उठाकर देखता है, और जैसे ही उसकी आंखें उन आंखों से मिलती है जिनसे वो हमेशा से बहुत डरते हुए आया है, विंग एकदम से उठ करके बेड से नीचे गिर जाता है। जियांग चेंग विंग को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और विंग पीछे हटते हुए कहता है, दूर रहो तुम, पास मत आना मेरे, मैं मार दूंगा तुम्हें। विंग इधर उधर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। फाइनली उसके हाथ में एक चीनी मिट्टी का पॉट आता है। वो उस पॉट को उठाता है और जियांग चेंग के ऊपर फेंक देता है। जियांग चेंग साइड हट जाता है। विंग जो अभी भी डरा हुआ था वो इधर उधर देखता है, तो फाइनली उसे वांग जी की तलवार मिलती है। विंग उस तलवार को उठाता है। विंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल विंग की बॉडी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। भले ही उसने कुछ महीनों से, जब से विंग इस बॉडी में आया है तब से अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी उसकी बॉडी में काफ़ी एनर्जी है। तो विंग उसकी तलवार को, वांग जी की तलवार को बहुत आसानी से पुल आउट कर लेता है और जियांग चेंग के सामने तान के खड़ा हो जाता है और कहता है, पास मत आना मेरे, कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना तुम मुझे, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने जो हरकत मेरे साथ की है उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा भी कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम तो भाई कहलाने के लायक भी नहीं हो। विंग को याद आ रहा था किस तरीके से जियांग चेंग उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, किस तरीके से वो उसे पकड़े हुए था और उसकी कमर में हाथ डाल रहा था और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था। विंग को जैसे ये याद आता है उसका गुस्सा और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है।
और विंग तुरंत ही उस तलवार से जियांग चेंग के ऊपर हमला कर देता है। जियांग चेंग खुद का बचाव करता है। वो विंग के ऊपर पलटवार नहीं करता, लेकिन हाँ, वो खुद का बचाव ज़रूर करता है। कुछ टाइम बाद जब वांग जी को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है उसके कमरे में, और उसकी स्वॉर्ड उसके साथ तो कुछ और ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि वांग जी की विचन वांग जी से स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। तो वांग जी तुरंत महसूस कर लेता है, और जब वो कमरे में आके देखता है तो देखता है कि विंग जियांग चेंग पर हमला कर रहा है। जब जैसे ही विंग देखता है कि वांग जी आया है, विंग तुरंत भागकर वांग जी को हक कर लेता है और अपनी तलवार को सीधा एक हाथ से पकड़ के जियांग चेंग की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहता है, तू रहना, मेरे साथ एम्परर है, एम्परर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तू रहना, बिल्कुल दूर रहना, बात मत आना, मार दूंगा मैं तुम्हें, मार दूंगा। वांग जी को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, पर वांग जी विंग को अपने आगोश में ले लेता है और विंग के हाथ से तलवार को लेकर के साइड में रख देता है। साथ ही विंग को अपने गोद में उठा लेता है, बिल्कुल ब्राइड स्टाइल में। साथ ही उसे लेकर बेड पे बैठ जाता है। विंग वांग जी की गोद में था। विंग के दोनों हाथ वांग जी के नेक में रैप थे। इसके अलावा विंग ने अपने फेस को वांग जी के नेक में छुपाया हुआ था और विंग बहुत बुरे तरीके से रो रहा था। जियांग चेंग जो एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन वांग जी अपने हाथ को आगे करके उसे रोकने का इशारा करता है, क्योंकि वांग जी को समझ आ गया था कि विंग के साथ कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत है। दूसरी तरफ जियांग चेंग को लग रहा था कि लान वांग जी ने उसके भाई के साथ कुछ तो गलत किया है, जिसकी वजह से उसका इतना मासूम सा भाई उस पर ही हमला कर रहा है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते तो थे, पर इतनी बुरी तरीके से। विंग डरता नहीं था जियांग चेंग से, और ना ही उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता था। विंग का इंटेंशन सच में जियांग चेंग को हार्म करने का था, ना कि उसे डराने का। वो ये चीज़ अच्छे से समझता है, इसलिए जियांग चेंग को बहुत गुस्सा आ रही थी, पर वो विंग की सिचुएशन देख करके खुद भी डर गया था। जियांग चेंग वहीं पर साइड में खड़ा रहता है। वांग जी विंग को कंसोल करते हुए कहता है, पापे मेरी बात सुनो। पर विंग वांग जी से कॉलर बेर की तरह चिपक गया था। अपने दोनों को पैरों को भी वांग जी की वेस्ट के अराउंड लपेट लिया था। वांग जी विंग को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश करता है, पर विंग दूर नहीं होता, बल्कि वो और भी ज़्यादा वांग जी से चिपका हुआ रहता है। वांग जी बस एक गहरी सांस छोड़ता है, फिर वो जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहता है, जियांग होंगसा, मुझे लगता है मेरा वाइफ थोड़ा डरा हुआ है। आजकल उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, साथ ही उसकी याददाश्त चली गई है, जिसके बाद वो किसी को याद नहीं कर पा रहा है। उसने मुझे भी याद नहीं किया था। जियांग चेंग कहता है, तुम्हें याद नहीं किया तो अब ये सब क्या है? वो तुम्हें पहचान सकता है और मुझे नहीं, जबकि उसे मुझे पहचानना चाहिए। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे राज्य को धोखा देने की? अगर वी वुशियान तुमने इस एम्परर को नहीं छोड़ा ना, मैं तुम्हारी ताकत तोड़ूंगा। जियांग चेंग गुस्से में बोलता है, क्योंकि उसे सच में गुस्सा आ रहा था। जियांग चेंग को सच में कोई बोलने की समझ नहीं है। अभी उसे प्यारे प्यारे शब्द बोलने चाहिए थे, पर उसने बहुत हार्ड शब्दों का प्रयोग किया, जो कि विंग को और ज़्यादा डराने के लिए काफ़ी थे। तो विंग बोलता है, इस भगाओ ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आपने कहा था आप राजा हो, अब की सब बात मानते हैं। इससे कहो ना जाए यहाँ से, मैं इससे मिलना नहीं चाहता। इससे कहो ना जाए यहाँ से, अब से विनती करता हूँ, कहो ना जाए। वांग जी जियांग चेंग की तरफ बस देखता है, और जियांग चेंग अपने स्लीव्स को ऐसे उछालते हुए, ऐसा हम होते हैं ना कि गुस्से में, चला जाता है मुंह फेरते हुए। जियांग चेंग नीचे आता है और अपने साथ आए हुए लोगों को बताता है कि विंग के साथ कुछ सही नहीं है, उसे जियांग राज्य ले जाकर के अच्छे से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। लगता है उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, वो तो जियांग चेंग को भी नहीं पहचान पा रहा है। सब लोग ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा सैड भी थे और हैरान भी थे, परेशान भी थे विंग के लिए। वांग जी विंग को संभाल करके नीचे लेकर आता है। बिना ब्रेकफास्ट किए ही विंग कहता है कि वो अपने घर जाना चाहता है। वांग जी के साथ वापस लान राज्य जाना चाहता है। वो कहीं नहीं जाएगा अब। इस इंसान की शक्ल देखने के बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्या पता उसके माता पिता भी वही हो जिन्होंने उसे मारपीट करके भगाया था। बिल्कुल नहीं, वो नहीं जाएगा कहीं भी। पर यान ली जो विंग को संभालती है और उसे गले लगाते हुए बोलती है, आशियान, आचिंग बुरा नहीं है, तुम एक बार उससे बात तो करो। विंग जो यानली की तरफ देखता है, और यानली में उसे अपनी छोटी बहन यानली याद आती है, जो कि कितनी क्रूल, हार्श, एब्यूसिव थी। पर ये यानली जो उसकी बड़ी बहन है, इन दोनों का चेहरा काफ़ी हद तक सिमिलर है, पर ये दोनों एक इंसान नहीं है। यानली जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान है, वहीं पर उसकी छोटी बहन यानली, मॉडर्न वर्ल्ड की यानली, काफ़ी ज़्यादा क्रूल थी। विंग ये सोचते हुए जियांग चेंग की तरफ एक पल के लिए देखता है, तो कहता है, तो तुम मुझे मारोगे नहीं ना?
जियांग चेंग जो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो भाग कर आता है। विंग तो जम गया था अपनी जगह पर कि जियांग चेंग आकर उससे मारेगा, पर जो आगे होता है उसके बाद तो विंग की पूरी बॉडी ने काम करना ही बंद कर दिया था। जियांग चेंग ने सीधे आकर के विंग को गले लगा लिया था और जियांग चेंग विंग को पीछे से थोड़ा सा हिट करते हुए बोलता है, बेवकूफ़ हो तुम, मैं क्यों तुम्हें मारूंगा, मैं भाई हूँ तुम्हारा। विंग जियांग चेंग को हक कर लेता है। विंग की आंखों में फिर एक बार आंसू आ गए थे क्योंकि उसे एक भाई का प्यार भी कभी नहीं मिला जो उसे अब मिल रहा है। विंग फिर जियांग चेंग के तरफ देखता है, उसके चेहरे को, तो उसे महसूस होता है कि इस जियांग चेंग का चेहरा और उसके छोटे भाई जियांग चेंग का चेहरा जो मॉडर्न वर्ल्ड में है डिफरेंट है, इतना सिमिलर नहीं है। पर हाँ, इन दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं, इसलिए शायद विंग डर गया था। विंग जो उन दोनों के साथ में जियांग राज्य जाने के लिए तैयार हो गया था। विंग ने सोच लिया है उसे सच का सामना तो करना पड़ेगा। जब वो इस हिस्टोरिकल वर्ल्ड के विंग की बॉडी में रहने के बारे में डिसाइड कर चुका है तो उसे अब तो सबके बारे में जानना ही होगा और विंग कभी वापस जाना भी नहीं चाहता, तो सही बात है, उसे सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा। विंग वांग जी के साथ में निकल जाता है अपने राज्य के लिए। वहाँ पहुँच करके विंग अपनी बहन के पीछे छुपा हुआ था, साथ ही उसने वांग जी के हाथ को टाइटली होल्ड किया हुआ था क्योंकि सामने उसे अपने माता पिता दिखाई दे रहे थे, मैडम यू और जियांग फैमियान। जियांग फैमियान जो कि इसके स्टेप फादर और थे मॉडर्न वर्ल्ड में, और मैडम यू जो उसकी रियल मदर है। विंग उनकी तरफ देखता रहता है लेकिन मैडम यू आकर के विंग को गले लगा लेती हैं। फिर वो विंग के फोरहेड पर किस करते हुए बोलती हैं, तुम ठीक तो हो ना बेटा, तुम्हें ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना, मुझे माफ़ करना, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, काश कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाते। विंग मैडम यू को फिर से गले लगाता है पर वो कुछ कहने की हालत में नहीं था। विंग को वो मिल रहा है जिसका उसने हमेशा से एक सपना देखा था, जो वो हमेशा से चाहता था। उसके दिल में जो हमेशा से एक इच्छा थी, विंग वो चीज़ सोच रहा था कि उसे वो सब कुछ मिल गया है। उसे अपने पूरा परिवार मिल गया है और साथ में एक बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला हस्बैंड। विंग जो अपने फादर से भी मिलता है। इसके बाद तो विंग का क्या था, वो खुले आसमान में जैसे उड़ता फिर रहा था। विंग को बहुत आज़ाद सा, बहुत खुशी जैसी महसूस हो रही थी। लाल महल में वो बस एक कमरे में रहता था और उसने रास्ता देखा था तो बस वो एक, जहाँ से वो रोज़ उस तालाब की तरफ जाता था जो वांग जी ने उसके लिए बनवाया था, जिसमें काफ़ी सारी मछलियाँ थी, और एक वो रास्ता जो महल से बाहर की तरफ निकलता है क्योंकि वांग जी एक बार उसे घोड़े पर घुमाने के लिए ले गया था, और एक रास्ता वो जो कि उस फॉरबिडन एरिया की तरफ जाता है जहाँ पर वांग जी रोज़ बात लेता है क्योंकि विंग वहाँ पर गलती से कल चला गया था। इसके अलावा वो और कहीं नहीं गया। पर जियांग राज आज उसके बहन भाई उसके साथ पूरा दिन घूमे हैं। आज पूरे दिन से जब से विंग इस जियांग राज्य में आया है और अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचा है, तब से वो वांग जी को मिला ही नहीं, दिखा ही नहीं, या विंग ने वांग जी को देखा ही नहीं। विंग तो पूरी जगह पर घूम रहा है, तालाबों में तैर रहा है, कमल के फूल तोड़ रहा है और कमल के बीज जो यानली उसे छील छील कर दे रही है और खिला रही है। साथ ही जियांग चेंग जो कड़वे बीज उसके मुंह में जाते हैं वो अपने माउथ से निकाल करके विंग के ऊपर एकदम फेंक देता है, तो विंग भी सेम करता है। आज विंग को एहसास हुआ कि एक भाई का प्यार क्या होता है, कितना अच्छा होता है जब आपके पास एक भाई होता है, कितना अच्छा होता है जब आपके पास एक बड़ी बहन होती है जो आपसे बहुत प्यार करती है, आपका बहुत ख्याल रखती है। विंग बहुत खुश था, उसकी ज़िंदगी जैसे रंगों से भर गई थी। फिर विंग जो यानली से पूछता है, जेजे आपने मुझे महल में नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे जानना है कि मैंने एम्परर से कैसे शादी की और आप वहाँ क्या कर रहे थे, एम्परर ने आपसे शादी क्यों की, और अगर की थी तो फिर वो आपको जाने क्यों दे रहे हैं, और अगर जाने देना था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, और अगर यही करना था तो उन्होंने आपसे शादी क्यों की, और अगर मैं उनसे शादी करना चाहता था तो फिर मैं उन्हें मारूंगा क्यों, और अगर मैं उन्हें मारना चाहता था तो फिर मैंने उनसे शादी क्यों, और अगर उन्हें पता था कि मैं उन्हें मारना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की, क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, उन्होंने मुझे चीट किया जिसकी वजह से मैंने उन्हें मारने की कोशिश की। और जजे सबसे ज़रूरी बात, ये ओमेगा क्या होता है, मैंने बहुत सुना है महल में इसके बारे में। यानली और जियांग चेंग दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं पहले, फिर बाद में विंग को देखते हैं और फिर दोनों ही विंग के कंधे को एकदम पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें याद नहीं। वो दोनों एक लय में बोलते हैं। विंग कहता है, नहीं
कुछ भी याद नहीं है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। और गगा, मैं आपको देखकर डर गया था। जियांग चेंग कहता है, गगा मैं तो। यान ली जियांग चेंग की तरफ देखती है और हंसती है। तभी जियांग चेंग कहता है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ गगा गगा, सही बात है, हाँ। तभी यान ली जियांग चेंग के कान को पकड़ के खींचती हुई बोलती है, चेंग उससे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। आशियान, तुम्हें इसे गगा नहीं बुलाना चाहिए, ये तुमसे छोटा है। विंग कहता है, हाँ पर ये तो कितने ज़्यादा बड़े दिखते हैं और कितने ज़्यादा सुंदर भी हैं। आप बहुत सुंदर हो, अगर आप मेरे गगा नहीं लगते तब भी। आप बहुत सुंदर हो और आप कितने अच्छे से तलवार चलाते हो। मैं तो गुस्से में था, इसलिए मैं तो कहीं भी तलवार मारा था और आपको खुद को बचा भी रहे थे। मुझे आपकी तलवारबाजी भी देखनी है, आप बताओगे ना? जियांग चेंग तुरंत हाँ भर देता है। वो कहता है कि अभी बताएगा। विंग जियांग चेंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है, नहीं 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 नहीं, पहले आप मुझे सब कुछ बताओ कि क्या क्या हुआ था, मुझे जानना है। तभी यान ली कहती है, वी मेरी बात सुनो, कुछ बातें अगर ना जानी जाएं तो ही अच्छी होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर हम भूल गए हैं तो हमारे लिए अच्छा है। अगर उन्हें हम याद करेंगे तो हमें बहुत दुख होगा, दर्द होगा, बुरा लगेगा, और हो सकता है जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी से हमें सबसे ज़्यादा नफरत हो जाए। तुम एम्परर से बहुत प्यार करते हो ना? विंग अपनी आंखें झुका लेता है पर कोई जवाब नहीं देता। यान ली विंग के सर को सहलाते हुए बोलती है, तुम मुझसे झूठ मत बोलना, तुम मुझे सच बता सकते हो। आशियान, एम्परर से प्यार करते हो ना तुम? विंग धीरे से कहता है, शायद हाँ, मुझे सच में पता तो नहीं है कि प्यार क्या होता है, पर हाँ, उनके साथ रह करके मुझे सेफ फील होता है। उनके आसपास रहना मुझे पसंद है। वो जिस तरीके से मुझे देखते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। सबको जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं उससे अलग वो मुझे ट्रीट करते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। और क्या? जियांग चेंग विंग के एकदम करीब आते हुए बोलता है। विंग कहता है, उनका मुझे छूना भी बहुत पसंद है। विंग ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था। ये सारी चीज़ें लड़कियों के साथ करनी चाहिए पर ये उसके साथ हो रही हैं, तो विंग को शर्म भी आ रही थी, लेकिन उसे सच में अपने स्टमक में गुदगुदी भी फील हो रही थी। साथ ही उसके पूरी बॉडी में कांटे भी उठाए थे। यहाँ ली इन चीज़ों को नोटिस करती है और वो विंग को अपनी तरफ खींच लेती है। विंग के चिक्स को एकदम पुल करते हुए बोलती है, तो आशियान, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिससे तुम्हें एम्परर से नफरत हो जाए तब भी क्या तुम जानना चाहोगे? विंग कुछ देर सोचता है। विंग सोच रहा था कि अगर एम्परर ने कुछ भी किया हो फिर भी वो उसकी फैमिली से ज़्यादा बदतर तो हो नहीं सकता। तो विंग कहता है, मैं नफरत नहीं करूँगा। और जय, एक बात ये भी तो है, अगर आप मुझे बताओगे तो वो इमोशंस मुझे उतने फील नहीं होंगे, क्योंकि वो चीज़ें मेरे हिसाब से तो मेरे साथ हुई ही नहीं। वो तो आप मुझे बता रहे हो। अगर वो मेरी यादों में होती तो वो मुझे ज़्यादा दुख देती, लेकिन मुझे तो याद नहीं है। तो यहाँ ली जिसे जो कुछ पता था वो सब कुछ धीरे धीरे बता देती है। विंग जो कि ये सब चीज़ें ना एक मूवी की तरह सुन रहा था, उसे लग रहा था कि ये कोई मूवी है जो ये सब कुछ हुआ है। वो यान ली को नहीं पता था कि वांग जी ने विंग को फोर्स भी किया था एक रात, और विंग जो चाइल्ड से प्रेग्नेंट भी था जिसका बेबी मर गया, ये यान ली को नहीं पता था, ना ही जियांग चेंग को पता था। विंग जो बस ये सब कुछ सुनने के बाद कहता है, हाँ तो ऐसा है, पर फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हाँ हम कुछ चीज़ें छूट रही हैं, अधूरी कहानी है। यान ली पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है आशियान? मतलब ये कि एम्परर इतने अच्छे हैं, वो मुझे इतना पसंद करते हैं, तो अब मुझे एक बात बताइए, वो क्यों आपके पीछे पड़ेंगे? और अगर मान भी लिया वो आपकी वजह से यहाँ आए थे और उन्हें मैं पसंद आया, तो वो सीधा सीधा एक प्रस्ताव भेज सकते थे ये कहते हुए कि वो अब आपसे शादी नहीं करेंगे बल्कि दूसरों में एक से कर लेंगे। ऐसा प्रस्ताव भेज देते तो हम मान भी जाते, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यान ली और जियांग चेंग दोनों कहते हैं, हमें नहीं पता। यान ली आगे कहती है, हो सकता है वो एम्परर तुम्हारे लिए अब अच्छा हो, पर वो तब अच्छे नहीं थे। और वैसे भी हमें इस बारे में और बातें नहीं करनी चाहिए, हमें चलना चाहिए। रात भी बहुत हो गई है और हमें शाम के खाने के लिए माँ ढूंढ रही होगी, और हम दोनों अगर तुम्हें लेकर यहाँ बैठे रहे ना तो पक्का तुम्हारा तो पता नहीं हम दोनों को ज़रूर पीटेगी माँ। विंग जो कहता है, क्या बात कर रहे हो जय?
आपको इस इतनी बड़ी बैली के साथ में तो माँ कभी नहीं मारेंगे। तभी यानली कहती है, वो भी सही बात है, खैर चलो मैं बहुत थक गई हूँ। यानली ऐसा बोलती है तो दोनों भाई उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे वापस ले जाने लगते हैं। यानली अब बहुत मुश्किल से चल पाती है, लेकिन आज उसका भाई उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। उन्होंने पहले पिछले दिनों की तरह जैसे वो पहले रहा करते थे वैसे उसने टाइम बिताया है, तो उसे ये समय बहुत अच्छा लग रहा था। विंग, जियांग चेंग और यानली तीनों पहुंच चुके थे वहाँ पर जहाँ पर खाना खाया जाने वाला था। एम्परर पहले से विंग का इंतजार कर रहे थे। विंग जो एम्परर से पूछता है, क्या मैं अपनी माँ के पास बैठ जाऊँ? एम्परर कहते हैं। विंग जो अपनी माँ के पास जाके बैठ जाता है। उसके माँ और बाबा दोनों के बीच में मैडम यू जो विंग को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, साथ ही जियांग फैमैन भी। जियांग फैमैन और मैडम यू का बहुत लाडला बेटा हुआ करता है विंग। विंग को ये बहुत अच्छा लगता है। कभी उसकी माँ ने उसे साथ में बैठ के खाना खाने नहीं दिया और यहाँ उसकी माँ उसे अपने हाथ से खाना खिला रही है। विंग तो ये खाते हुए बहुत खुश हुए जा रहा था। खाना खाने के बाद में विंग वांग जी के साथ कमरे में आता है, लेकिन विंग के दिमाग में वो बातें घूम रही थी कि वांग जी ने इतना अच्छा है तो वांग जी ये सब तो कर सकता था ना। तो विंग पूछ ही लेता है, मैं एक बात पूछूं, आपको गुस्सा नहीं आएगा तो? एम्परर विंग की तरफ देखता है जो कि मेडिटेशन कर रहा था। उसने कहा, विंग वांग जी की तरफ देखते हुए पूछ लेता है, मुझे सच्चे ने बताया कि क्या हुआ था पहले, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। वांग जी पूछता है, क्या हुआ था मतलब? विंग फिर बताता है कि कैसे वांग जी ने हमला किया सबके ऊपर और कैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय किया, फिर कैसे यानली को लेके गया और विंग को उठाकर ले गया, फिर उससे शादी भी की और उसे एम्प्रेस बना के रख लिया अपने पास में, ये सब कुछ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? विंग कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर आपको मैं इतना पसंद था तो आप पत्र भिजवाते जिसमें आप लिख सकते थे कि आप मुझे पसंद करते हो और आप मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझे एम्प्रेस बनाना चाहते हो और मेरी बहन को छोड़ दोगे, ऐसा लिख सकते थे। साथ ही आप ये भी लिख सकते थे कि आप सम्मान से शादी करोगे, उठा के ले जाना ही नहीं पड़ता। और अगर मैं फिर भी नहीं मानता, तुम फिर भी नहीं मानते तो मैं फिर भी नहीं मानता तो आप आराम से बैठकर मुझसे बात कर सकते थे। आपको मुझे डायरेक्ट खत लिखना चाहिए था तो मैं उसे पढ़ता समझता, और अगर जैसे कि मैंने सुना कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था, मैं अपनी बहन के लिए आपके महल में तक रहा, तो इस हिसाब से तो मैं सबको बचाने के लिए खुद ही आपसे शादी कर लेता ताकि मेरी बहन खुश रहे। आप अगर उसे छोड़ रहे हो, मेरे राज्य में बर्बादी ना हो। आखिर युद्ध से किसका भला हो सकता है? हमारे सैनिक मरे इतने सारे। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ याद नहीं है इसलिए तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम जो कह रहे हो वो मैंने किया था। विंग कहता है, हाँ आपने पत्र भेजा था? वांग जी कहता है, हाँ मैंने दोनों को पत्र भेजा था। तुमने कहा ना कि पहले जियांग राज्य के महाराज जियांग फैमियान, उनको मैंने पत्र भेजा था संधि के लिए, पर मेरा पत्र का कोई जवाब नहीं आया, बल्कि मेरे खुद के एक सैनिक का जो मेरा बचपन का मित्र था उसका कटा हुआ सर भेजा था मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और तुम्हें पत्र लिखा, और बदले में तुमने क्या भेजा पता है? विंग एकदम घबरा गया। उसने कहा, मैंने क्या भेजा? तुमने उस पत्र को मुझ तक वापस भेजा। मेरे ही पत्र में तुमने अपने खून से लिखा कि तुम मर जाओगे पर मुझसे कभी शादी नहीं करोगे। और क्या लिखा मैंने? तुमने लिखा, मेरे जैसा गंदा खून तुम्हारे जैसे रॉयल खून को डिजर्व नहीं करता। विंग को तो हैरानी हुई ये सब सुनकर। ये सब हुआ था तो फिर ये हुआ कब? विंग जो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, पर जेजे ने कहा कि उन्हें कोई खत नहीं मिला। मैंने उनसे कहा था अगर पत्र आता तो, जेजे ने कहा अगर पत्र आता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, सब कुछ पहले ही शॉर्ट आउट हो जाता। एम्परर जो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वो अपने गुस्से में इतना चूर था कि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। जियांग राज्य का महाराज जो इतना ज़्यादा कोमल दिल का है, वो क्यों ही लड़ाई मोल लेगा, वो भी एम्परर से, जबकि एम्परर खुद उससे संधि करना चाहता है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए आता है और कहता है, तुम सच में बहुत समझदार हो, अपनी याददाश्त जाने के बाद भी तुम आज तक बहुत समझदार रहे हो। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को हक करता है और बाद में वहाँ से जाते हुए बोलता है, अपना ख्याल रखना
और हाँ, किसी और को अपने कमरे में बिल्कुल मत आने देना। कोई दरवाज़ा बार बार क्यों ना खटखटाए, फिर भी उसे अंदर मत आने देना। विंग को ऐसा बोलकर वांग जी चला जाता है। वांग जी जैसे गया, विंग सोचता है अंदर मत आने देना, क्या हुआ, क्या महाराज को कुछ पता चल गया? दूसरी तरफ वांग जी जो भागते हुए या कहो दौड़ते हुए महाराज के कमरे की तरफ जाता है। रात हो चुकी थी तो महारानी और महाराज सोने के लिए जा चुके थे। वांग जी वहां जाकर के दरवाज़ा खुलवाता है। अंदर जाकर अंदर के सारे सैनिकों को बाहर भेज देता है और सीधे अंदर वाले चैम्बर में जाता है जहाँ पर महाराज और महारानी आराम कर रहे होते हैं। वहाँ जा करके वो उन दोनों को बैठकर बातें करने के लिए बुलाता है और फिर उनसे पूछता है कि क्या उनके पत्र का ये जवाब देना चाहिए था महाराज को, उन्होंने क्यों वांग जी के बचपन के दोस्त सोंगलान का सर काट कर उसे भेजा। तब महाराज कहते हैं कि सोंगलान तो उनके पास कभी आया ही नहीं, कोई भी पत्र लेकर उन्हें कोई पत्र मिला ही नहीं। अगर मिलता तो वो क्यों ही इतनी बड़ी लड़ाई अपने सर पर लेते, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वांग जी को कुछ तो शक हो रहा था। वांग जी फिर कहता है कि उसने राजकुमार विभूषण को भी एक पत्र भेजा था जिसमें उसने अपने मन की बातें लिखी थी, पर राजकुमार विभूषण का जो उत्तर था वो भी वांग जी ने बताया। जिसके बाद तो दोनों महाराज और महारानी दोनों परेशान हो गए थे। दोनों ही सोचते हैं कि कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा बुरा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए तीनों वहाँ से उठते हैं और सीधे विभूषण के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। विंग का कमरा जो अंदर से बंद था। वांग जी जब वहाँ पहुँचता है तो वो सैनिकों से पूछता है कि कमरा कैसे बंद हुआ। सैनिक बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता, वो तो यही हैं तब से, कहीं गए भी नहीं। दरवाज़ा तो राजकुमार ने खुद ही बंद कर लिया, एम्प्रेस ने खुद बंद किया है। वांग जी दरवाजे को तोड़ देता है और जब वो अंदर जाके देखता है तो देखता है कि विंग जो बेड पर सोया हुआ है। वांग जी अंदर जाता है और उसे रिलीफ महसूस होता है कि विंग ने खुद ही दरवाज़ा बंद किया था। पर यह रिलीफ कुछ ही मिनटों का था, क्योंकि जैसे ही वांग जी ने विंग के फेस को देखा वो घबरा गया। विंग का पूरा फेस नीला पड़ता जा रहा था। वांग जी विंग को बाहों में उठा लेता है और जियांग फैमैन से कहता है कि जियांग राज्य के सबसे अच्छे वैद्य को तुरंत बुलवाया जाए। वैद्य वहां आता है, विंग की जांच करता है और बताता है कि विंग को एक बहुत ही खतरनाक जहर दिया गया है जिससे विभूषण अपनी मानसिक संतुलन खो सकता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ सकता है, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि साइड इफ़ेक्ट हो उसे और हमेशा छोटी छोटी बात पर वो गुस्सा हो जाया करे। इसके अलावा वो कभी कभी गुस्से में खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है, अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। वो वाला जहर बहुत खतरनाक होता है। अगर इसे छोटी छोटी मात्रा में दिया जाए तो इंसान अपना मानसिक संतुलन खोता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में दिया जाए तो इंसान अपना मानसिक संतुलन नहीं बल्कि अपनी जान खो देता है। ये जहर इन्हें कुछ ही समय पहले दिया गया है, इसलिए इन्हें बचाया जा सकता है। एम्प्रेस को बचाने की पूरी कोशिश वो वैद्य करता रहता है। पूरी रात भर विंग का इलाज चलता है। विंग की पूरी बॉडी में काफ़ी सारे निडल्स को छुपाया गया था। विंग की पूरी बॉडी नेकेड थी, जिसपे उसकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी के कुछ हिस्सों पर ही कवरिंग की गई थी। वहाँ पर भी कुछ निडल्स को पहले ही लगा दिया गया था। एम्प्रेस की प्राइवेसी को देखते हुए उस वैद्य ने अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली थी, क्योंकि वो ऐसे किसी एम्प्रेस को ट्रीट नहीं कर सकता। ये पुराना समय है जहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत सा पर्सनल मानी जाती हैं। वांग जी जब देखता है कि विंग का पूरा नीला रंग उतरता जा रहा है, धीरे धीरे वो कम हो रहा है और कम हो रहा है। सुबह होते होते, सुबह के 5 बजते बजते विंग का शरीर थोड़ा नॉर्मल हो गया था, लेकिन उस पर सुइयाँ अभी भी लगी हुई थी। वहाँ के वैद्य जो कि लगभग गिनती में 8 थे, सारे के सारे विंग का इलाज करने में लगे हुए थे। सभी एम्प्रेस को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। एम्प्रेस का जो पॉइजन है वो पूरी तरीके से निकलने के बाद में वो लोग कहते हैं कि इन्हें होश में आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लगभग 5 घंटे का समय। तब तक इन्हें रेस्ट किया जाना चाहिए और जैसे ही ये होश में आए तो इन्हें सीधे गर्म पानी से बाथ दिलाना होगा और इन्हें पूरे दिन कुछ खाने के लिए नहीं देना है, सिर्फ पानी पीने के लिए देना है। इसके अलावा कुछ और नहीं, कुछ भी खाने नहीं देना है। वांग जी जो समझ गया वो अब बस ढूंढना चाहता है कि किसने ये क्या किया है। रात में वो लोग बहुत बिजी थे, लेकिन वांग जी ने फिर भी अपने गार्ड्स को बोल दिया था कि ढूंढा जाए कि किसने उसके एम्प्रेस को पॉइजन देने की कोशिश की है। सब लोग ढूंढने में लगे हुए थे, पर उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। सब लोग ढूंढते जा रहे थे। वांग जी को अब समझ आ चुका था कि कोई तो है जो उसको परखने की कोशिश कर रहा है। वांग जी ने कुछ समय पहले ही इस बात का पता लगाया था कि उसे भी इसी तरीके का एक जहर काफ़ी समय से खाने में दिया जा रहा था। उस समय उसे पता चला जब विंग ने उसके खाने में जहर मिला दिया था।
उसके बाद ही उसके खाने को रोज़ जांचा जाने लगा। तब उसे पता चला कि कोई उसे अपने डेली के कुछ ना कुछ खाने में वो एक पॉइज़न जिससे उसका टेम्पर ढीला हो जाए, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे, वो वाला जहर दे रहा है। वांग जी को अब समझ आता है कि क्यों उसे बचपन से इतना गुस्सा आता है, हमेशा उसे जो चीज़ नहीं मिलती उसके लिए वो इतना पॉसेसिव, इतना गुस्सैल क्यों हो जाता है। उसे समझ आया, ये उसे लगता था कि उसकी परवरिश की वजह से या फिर उसके बचपन में जो उसके साथ हादसे हुए उसकी वजह से है। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो तो एक जहर था जो उसे बहुत लंबे समय से दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। वांग जी ने डिस्कवर किया था और उस पल से वो अपना और विंग दोनों का ख्याल रखने लगा था। पर एक दिन पता नहीं उसे क्या हुआ, तो वो अपने राज्य में यूं ही चक्कर लगा रहा था और वो चक्कर लगाते लगाते अपने महल के उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो बात लेता था। वहां पहुंचकर उसने पानी को देखा, जो पानी वो रोज़ नहाता है उसमें कुछ तो अलग नज़र आ रहा था उसे। वांग जी वहाँ से कुछ दासों को बुलाता है जो उसके बहुत ज़्यादा विश्वासी जो दास थे उन्हें, और उस पानी की जांच करवाता है। तो पता चलता है कि इसमें भी वही जहर मिलाया गया है। तो वांग जी को समझ आता है कि जो भी चीज़ वो इस्तेमाल करता है उनमें थोड़ा थोड़ा पॉइजन मिलाया गया था। इसकी वजह से वो आज तक मरा तो नहीं, लेकिन हाँ, उसकी बॉडी में उस स्लो पॉइजन का असर काफ़ी ज़्यादा गहरा हो रहा है। वांग जी को ये भी समझ आया कि कोई अंदर का ही व्यक्ति है जो उसे इस सिचुएशन में फंसाना चाहता है। वांग जी उस रात बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो ये सोच ही रहा था कि किसने किया है ये सब कुछ। तब उसके पास कॉन्क्यूबाइन मिंग्याओ आए थे। मिंग्याओ जो कि जिन राज्य का राजकुमार हुआ करता है, और वो वांग जी को ऐसा कॉन्क्यूबाइन ऑफर किया गया था। वांग जी जो सबसे मैत्री संबंध बनाना चाहता था, तो इसलिए उसे एक्सेप्ट करना पड़ा मिंग्याओ को। राजकुमार मिंग्याओ उस समय वांग जी के पास कुछ मदरा लेकर आए थे, जिन्हें वांग जी ने जांच के बाद ही अपने पास आने दिया था। उस मदरा में कुछ भी गलत नहीं था। वांग जी ने खुद मिंग्याओ को बुलाया था। मिंग्याओ वाइन को टॉलरेट करने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये वांग जी ने सुन रखा है। और वांग जी अपने कॉन्क्यूबाइन के साथ तो समय बिता ही सकता है, कोई इंटीमेट रिलेशनशिप ये नहीं रखना चाहता है मान लिया, पर वो अपने दोस्त तो बना सकता है उन्हें, और उनके पास जो कुछ टैलेंट है, कुछ कला है, उसका इस्तेमाल कर सकता है अपने राज्य के लिए। इसलिए वो मिंग्याओ के साथ में बैठ करके शराब पी रहा था। वैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है राजाओं के साथ में। वांग जी के लिए तो ये ऐसा था कि वांग जी अपने आप पे बहुत कंट्रोल करता है, तभी तो वो किसी और की तरफ देखता भी नहीं है। बस हाँ, वो उनसे दोस्ती ज़रूर करके रखता है। वांग जी और मिंग्याओ दोनों काफ़ी देर तक शराब पीते रहते हैं। वांग जी का दिमाग बहुत ख़राब था कि कौन महल के अंदर का व्यक्ति है जिसे वांग जी की सारी चीज़ों का पता भी है, और वो इतनी आसानी से उसकी सारी चीज़ों में वो पॉइजन मिला भी रहा है कॉन्स्टेंटली। और ये सब कुछ होते हुए वांग जी देख भी नहीं पाया, कभी कभी उसने गौर भी नहीं किया, शक भी नहीं किया। ये सब कितना गलत है, कितना अजीब है, किसी और ने भी इस चीज़ पर कभी गौर नहीं किया। तो वांग जी थोड़ा परेशान था, क्योंकि घर के अंदर अगर कोई दुश्मन निकल आए तो वांग जी परेशान होगा ही, और वो इंसान सच में महल में ही कोई है और काफ़ी ऊंची पोजीशन का कोई है। वांग जी को शक हो रहा था कि उसकी जो सौतेली माँओं में से कोई हो सकता है, या उसके सौतेले भाई या बहन में से कोई हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है। तो वांग जी बस अभी इस बात को सोचते सोचते काफ़ी ज़्यादा पी लेता है। वांग जी इतना पी लेता है कि उसे सामने क्या है ये दिखाई ही नहीं देता। पर वांग जी फिर भी सैनिकों से कहता है कि वांग जी को उसके कमरे में छोड़ दिया जाए। वांग जी का मतलब था कि उस कमरे में जिसमें वांग जी आजकल सोता है, पर सैनिक उसे सीधे विंग के कमरे में ले गए, जहाँ जाकर उसने वो किया जो वो कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वांग जी के पास मेडिसिन का असर भी था और वाइन का भी असर था, साथ में वो विंग को बहुत पसंद भी करता था, और इसलिए उसने वो किया जो वो कभी नहीं करता। इसके बाद वांग जी की अभी हिम्मत नहीं हुई कि विंग से जाके अपनी आंखें मिला ले, और इसलिए वांग जी उस दिन के बाद पूरे 15 दिन तक विंग से दूर रहा, उसके आंखों के सामने भी नहीं आया। पर उसके बाद अचानक वांग जी ने विंग को देखा, जब वो अपने महल के पीछे वाले इलाके में जाकर के घूम रहा था, क्योंकि यहाँ आकर उसे शांति मिलती है। वहाँ जाकर उसने म्यामन को देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, और तभी उसने विंग को भी देखा जो कि कुएं के ऊपर चढ़ के वहाँ कूदने ही वाला था। वांग जी जब उसे बचाने के लिए दौड़ा तब विंग वहाँ पर ऑलरेडी कूद चुका था।
वांग जी पहले से बहुत गिल्ट में था और इसलिए वो खुद भी उस कुएं में कूद गया। लेकिन ना तो वो विंग को सेफ रख पाया, और विंग जब होश में आया तब वो इतनी बुरी कंडीशन में आ गया, वही वांग जी की गलती की वजह से। वांग जी इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में था और परेशान भी था कि अब क्या होगा आगे। उसे तो विंग के सपोर्ट की ज़रूरत है, पर विंग क्या उसे सही रहते हुए सपोर्ट करेगा? तो सब कुछ नहीं होगा। और इसलिए वांग जी ने सोचा कि क्यों ना वो एम्प्रेस को लेकर कहीं घूमने जाए, ताकि उसे पता तो चले कि किसने ये सब कुछ किया है। और उस दिन उस तीर को रखने का वही इंटेंशन उसका था कि वो पता करेगा कि ये कौन है। उस तीर की जांच चलती रही। उसमें जो जहर था, वो उस जहर में यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स, काफ़ी कुछ इस जहर में जो यूज़ होते हैं, जो वांग जी को रेगुलर बेस पे मिलता था, उनमें से मिलते जुलते थे। इससे वांग जी को पता चला कि ये वही इंसान है। और उसके महल से बाहर जाने वाली बात महल के अलावा किसी और को पता ही नहीं थी, और वो भी हर किसी को पता नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेन लोगों को, जो फैमिली में मेन लोग हैं, उनको पता थी। तो वांग जी को ये तो कंफर्म हुआ कि ये जो कुछ भी किया गया है, ये तो किसी एम्प्रेस राजा की, महाराज की जो किसी कॉन्क्यूबाइन ने ही किया है, या फिर उनकी जो 3 लीगल वाइफ्स हैं उनमें से किसी ने किया है। उसे पक्का यकीन हो गया था। और आज वो यहाँ भी इसी एक मकसद से आया था कि वो जान पाए कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसे इतना एहसास तो पहले ही हो गया था कि जियांग राज्य के साथ जो कुछ भी मुठभेड़ उसके हुए थे, उसमें भी इस व्यक्ति का कुछ हाथ हो सकता है। उसे शक था, पर यहाँ आने के बाद तो उसे यकीन हो गया कि ऐसा ही कुछ है। और अभी विंग के ऊपर भी खतरा आ गया था। इसका मतलब ये है कि वो इंसान उसके ऊपर हर पल नज़र रखे हुए है। कब वो अकेला है, कब विंग उसके साथ है, कब क्या कर रहा है, कब क्या नहीं कर रहा है, कब किसी से बात करने जा रहा है, सब कुछ उसे अच्छे से पता है। तो वांग जी समझ चुका था कि ये कोई बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, और वांग जी के काफ़ी करीब भी है, और हो सकता है वांग जी के साथ आया हो। और वांग जी का शक कहीं और ही जा रहा था। क्या ये उसके साथ आया हुआ कोई सैनिक हो सकता है, जो कि उस इंसान के लिए काम करता हो, जो विंग को आके यहाँ पॉइजन कर गया हो। साथ ही उसका शक उन 2 लोगों के ऊपर भी गया जो दरवाजे के पास खड़े हुए थे। तो वांग जी ने अपने ही सैनिकों को उन्हें पकड़ने के लिए कह दिया था, साथ ही उन्हें टॉर्चर करने के लिए भी। वांग जी किसी पर मर्जी नहीं दिखाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी है, जो सभी कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।